खबरें तफसील से। दिल्ली में घर घर राशन स्कीम के हवाले से सीएम अरविंद केजरीवाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें उन्होंने कहा कि राशन योजना के हवाले 5 मरतबा मरकज की मंजूरी ली थी। दिल्ली हुकूमत ने इस ताल्लुक से पूरी तैयारी भी कर ली थी। अगर ऐसा होता तो राशन माफिया से आवाम को निजात मिलती। वहीं पीएम मोदी से केजरीवाल ने सवाल किया कि पिज्जा बर्गर की होम डिलीवरी हो सकती है तो घर घर राशन क्यों नहीं। दिल्ली में अगले हफ्ते से घर घर राशन पहुंचाने का काम शुरू होने वाला था। मतलब अब एक गरीब आदमी को राशन लेने राशन की दुकान पे धक्के नहीं खाने पड़ते, बल्कि सरकार बढ़िया तरीके से अच्छे राशन पैक करके उसके घर भिजवाती। सारी तैयारी हो चुकी थी, टेंडर हो चुके थे, सारी तैयारी हो चुकी थी। बस अगले हफ्ते से ये शुरू होने वाला था। ये क्रांतिकारी कदम होने वाला था और अचानक आपने 2 दिन पहले इसको रोक दिया। क्यों सर? आपने ऐसा क्यों किया? आपने ये कह के हमारी स्कीम खारिज की है कि हमने केंद्र सरकार से इसकी अप्रूवल नहीं ली। ये गलत है सर। हमने एक बार नहीं, 5 बार आपकी अप्रूवल ली है। ये रही सारी चिट्ठियां। केंद्र सरकार को हमने इतने सारे खत लिख के बताया कि हम ये योजना दिल्ली में लागू करने जा रहे हैं। कानूनन हमें दिल्ली में ये स्कीम लागू करने के लिए केंद्र सरकार की कोई अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं है। कानूनन इस स्कीम को लागू करने के लिए राज्य सरकार पूरी तरह से सक्षम है। लेकिन हम केंद्र सरकार के साथ किसी तरह का कोई विवाद नहीं चाहते थे। लोग पूछ रहे हैं, अगर इस देश में पिज्जा की होम डिलीवरी हो सकती है, बर्गर की होम डिलीवरी हो सकती है, स्मार्टफोन और कपड़ों की भी होम डिलीवरी हो सकती है, तो फिर गरीबों के घरों में राशन की होम डिलीवरी क्यों नहीं होनी चाहिए? सारा देश जानना चाहता है आपने ये स्कीम खारिज क्यों की सर? और केजरीवाल के बयान पर बीजेपी लीडर संबित पात्रा ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि मरकज के कवानीन के हिसाब से चलना होगा। जो रेट है वह केंद्र सरकार देती है और एक बहुत मिनिमल अमाउंट जो है वो राज्य सरकार देती है, मगर उसमें भी जिस प्रकार की राजनीति हो रही है वो हम सब देख रहे हैं। जिस रेट में बंगाल को मिलेगा, जिस रेट में झारखंड को मिलेगा, जिस रेट में उड़ीसा को मिलेगा, जिस रेट में उत्तर प्रदेश को मिलेगा, उस रेट में भी अनाज खरीद करके वो अलग से अपनी स्कीम चला सकते हैं। वो उसका कोई भी नामांकन रख सकते हैं। इसमें किसी प्रकार की कोई आपत्ति ना तो केंद्र सरकार को होगी, ना तो किसी को आपत्ति होगी। दोनों मिलकर काम कर सकते हैं। मगर जिस प्रकार से वो ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि केंद्र उनको उनका स्कीम चलाने नहीं दे रही है, ये गलत है। मगर मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि अरविंद केजरीवाल जी ने इस महत्वपूर्ण विषय को, कि गरीबों से वो कितना एक्स्ट्रा चार्ज लेना चाहते थे, इस विषय को अरविंद केजरीवाल जी बताते नहीं है। इस विषय को अरविंद केजरीवाल जी छुपा देते हैं। और केंद्र सरकार ने स्पष्ट रूप से कहा है कि आप कोई भी केंद्र का जो कानून है, केंद्र का जो स्कीम है, उसमें एक्स्ट्रा चार्ज लगा करके उसे अलग तरीके से राज्य में रख नहीं सकते। और आप बोल रहे हैं आप राजनीति नहीं करते हैं। हर चीज में राजनीति करते हैं। वैक्सीन में राजनीति, राशन में राजनीति, ऑक्सीजन में राजनीति, बेड में राजनीति, वेंटिलेटर में राजनीति, हर चीज में राजनीति करते हैं। और फिर ऐसा ड्रामा करते हैं कि मैं तो कुछ नहीं करता हूं जी, वो सारा कुछ मोदी जी मुझे नहीं करने दे रहे हैं। और देखिए अरविंद केजरीवाल जी, आज तो मैं धन्यवाद देता हूं कि जिस प्रकार से केंद्र सरकार ने एक बहुत बड़े स्कैम को होने से रोक लिया, बहुत बड़े स्कैम को। आम आदमी पार्टी लीडर राघव चड्ढा का कहना है कि मोदी सरकार की नीयत में खोट है। इसी वजह से वो केजरीवाल को गरीबों के लिए काम करने से रोक रही है। एक प्रदेश के मुख्यमंत्री को हो जाता है, किसी को कपड़े खरीदने, टीवी खरीदना है, फ्रिज खरीदना है, घर पे डिलीवर हो सकता है। बस वो फ़ोन करता है, उसके घर पे डिलीवर हो जाता है। आज जब लोगों की आवश्यकता की इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें लोगों के घरों में डिलीवर हो जा रही हैं, तो गरीब लोगों को उनके हिस्से का राशन जो कि सरकार देती है वो भी घर पे डिलीवर हो जाए। दिल्ली सरकार चाहती है कि जो राशन दिया जाता है गरीब लोगों को, वो राशन लोगों को
आटा बना के पीस के उनके घर पर डिलीवर कर दिया जाए। हम सब जानते हैं कि कितनी चोरी हो रही है, पूरे देश में राशन की कितनी चोरी है, गरीब लोगों के हिस्से के राशन की कितनी चोरी हो रही है, समय पे नहीं मिलता, पूरा नहीं मिलता, कई बार तो नहीं मिलता है। तो वैसे में मुख्यमंत्री जी ने अपील की थी कि जब पिज़्ज़ा घर पे पहुंचाया जा सकता है तो गरीब लोगों का राशन भी घर पे पहुंचाया जा सकता है। इसलिए प्रधानमंत्री जी से अपील की थी कि दिल्ली सरकार की इस योजना को मत रोकिए। लेकिन इसके जवाब में मुख्यमंत्री जी की अपील के थोड़ी देर बाद ही भारतीय जनता पार्टी के नेता संबित पात्रा जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मुझे उम्मीद थी कि शायद मुख्यमंत्री जी की अपील का उन पर असर पड़ा होगा और शायद भारतीय जनता पार्टी को लगा होगा कि हाँ, बात सही है, अगर पिज़्ज़ा घर पे पहुंच सकता है तो गरीब लोगों का राशन भी उनके घर पर पहुंचाने में कोई हर्ज नहीं है। गरीब लोगों के घर पे अगर आटा पहुंच जाएगा, उनके डोर पे पहुंच जाएगा, उसकी चोरी नहीं होगी तो अच्छी बात है। मुझे लगा कि शायद संबित पात्रा जी ये बोल रहे होंगे। मैंने उनकी पूरी पीसी बहुत ध्यान से सुनी। उन्होंने पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में राशन की चोरी का जिक्र नहीं किया। उन्होंने पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये नहीं बताया कि उन्होंने ये तो बोला 80 करोड़ लोगों को राशन मिलता है, लेकिन 80 करोड़ लोग इस देश के जो झेल रहे हैं, राशन मिलता नहीं है, चोरी होता है, समय पे नहीं आता, दुकानें बंद मिलती हैं, तो वो कैसे दूर हो सकता है, उस पर नहीं बोले। राशन की चोरी रोकने में दिलचस्पी नहीं है उनकी, अरविंद केजरीवाल जी को गाली देने में दिलचस्पी है। उन्होंने अपनी पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में खूब गाली गलौज की अरविंद केजरीवाल जी के लिए। उनको उनकी गालियां मुबारक, भारतीय जनता पार्टी को उनकी गालियां मुबारक। दो चीजें उन्होंने कही। पहला तो उनकी गालियों गलौज पे मैं कुछ नहीं कहना चाहता, जो वो गाली देते हैं, जो उनके संस्कार हैं वो करते रहें, लेकिन डोर टू डोर डिलीवरी, डोर स्टेप डिलीवरी ऑफ राशन, गरीब लोगों के राशन की डोर स्टेप डिलीवरी पे उन्होंने दो चीज़ें कहीं, मैंने उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुना। उनका कहना है कि जो व्यवस्था चल रही है वो ठीक है, वो तो ऐसे ही चलेगी। मतलब वो कहना चाह रहे हैं कि जो देश में 80 करोड़ लोगों के राशन की चोरी हो रही है, उसकी तरफ आम आदमी पार्टी, केजरीवाल सरकार आंख उठा के ना देखे, वो चोरी तो भारतीय जनता पार्टी ऐसे ही करती रहेगी। उनका कहना है कि 70 साल कांग्रेस ने वो चोरी की थी और अब भारतीय जनता पार्टी को मौका मिला है सत्ता में आके सत्ता चलाने का, तो अब भारतीय जनता पार्टी भी गरीब के लोगों के राशन की चोरी इसी तरह से करती रहेगी। वो उसमें कोई सही, उसमें कोई करेक्शन बर्दाश्त नहीं करेंगे। जैसे चोरी चल रही है वैसे राशन की चोरी चलती रहे, उन्होंने साफ साफ कहा है। उसकी तरफ कोई आंख उठा के ना देखे, उस चोरी में कोई उनको रोकने की कोशिश ना करे, नहीं तो वो गाली गलौज पे उतर आएंगे, नहीं तो वो अब बुरा भला कहने लगेंगे। दूसरा उन्होंने कहा कि हम एक्स्ट्रा चार्ज लगाना चाहते हैं, हम एक्स्ट्रा चार्ज लगा के कमाई करना चाहते हैं। संबित पात्रा जी, केंद्र में आपकी पार्टी की सरकार है, जरा ठीक से ऑर्डर पढ़ लीजिए। आपकी सरकार ने ऑर्डर कर रखा है कि कोई भी राज्य सरकार अगर इस राशन को, पीडीएस के तहत मिलने वाले राशन को अगर गरीब लोगों को पीस कर आटे में कन्वर्ट करके देना चाहती है तो वो गरीब लोगों से 3 रुपए चार्ज कर सकती है। आपने 3 रुपए गरीब लोगों से राशन की पिसाई का ऑर्डर कर रखा है आपकी सरकार ने, और इसी ऑर्डर के बेस पर भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा सरकार हरियाणा के गरीब लोगों से 3 रुपए राशन की पिसाई लेती है और राशन की दुकानों पे आके लोगों को वो राशन की जगह आटा उठाना पड़ता है, अगर मिलता है तो। दिल्ली सरकार का प्रपोजल कहता है कि हम केवल 2 रुपए पिसाई लेंगे और राशन घर पे दे के आएंगे। हम केवल उस आदमी से 2 रुपए चार्ज करेंगे पिसाई के। आपने 3 रुपए कर रखा है और आपकी भारतीय जनता पार्टी की कई सरकारें पूरे देश में 3-3 रुपए ले रही है गरीब लोगों से। हमने कहा है हम 2 रुपए का चार्ज लेंगे और उसका पिसा हुआ आटा उसके घर पे दे के आएंगे। ये आपको घर पहुंचने में प्रॉब्लम है, आपको इस बात से प्रॉब्लम है, आपको गरीब आदमी से 3 रुपए वसूले जा रहे हैं आपकी भारतीय जनता पार्टी की राज्यों की सरकारों से, उस पर प्रॉब्लम नहीं है। आपको प्रॉब्लम इस बात पे है कि ये घर पे अगर राशन पहुंचने लगा तो जो राशन की चोरी आपकी पार्टी कर रही है उसका क्या होगा। 80 करोड़ लोगों के हिस्से की राशन की चोरी भारतीय जनता पार्टी कर रही है पूरे देश में, उसका क्या होगा।
इस बात की चिंता है। मैं अब इस देश के लोगों से पूछना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि ये व्यवस्था तो ऐसी चलनी चाहिए, अरविंद केजरीवाल जी कह रहे हैं कि अब इस व्यवस्था की जगह ये व्यवस्था होनी चाहिए कि हर आदमी के, गरीब आदमी के घर पर पिसा हुआ आटा पहुंचे। ये हम कह रहे हैं, उसका राशन उसके घर पे पहुंचे, उसके घर पे देने वाला सरकार उसके घर पे दे के आए, हम ये कह रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी, संबित पात्रा जी कह रहे हैं कि जिस तरह की चोरी अभी चलती रही है राशन की, वो चोरी चलती रहे। मैं देश की जनता से पूछना चाहता हूं कि क्या 80 करोड़ लोगों की ये चोरी चलती रहे? हम दिल्ली में इस चोरी को रोकना चाहते हैं, हम इस चोरी के खिलाफ हैं। संबित पात्रा जी ने बाकी गाली गलौज की हैं, मैं उसके बारे में कुछ नहीं कहता, वो संस्कार हमारे नहीं है, हमारी पार्टी के नहीं है, हमारे नहीं है कि हम गाली गलौज की भाषा इस्तेमाल करें। लेकिन गरीब लोगों के राशन के लिए लड़ना हमारी ताकत भी है और हमारी ज़रूरत भी है, और इसी के लिए हम राजनीति में आए, हम ये करते रहेंगे। थैंक यू। तो ये आप सुन रहे थे दिल्ली के नायब वज़ीर आला मनीष सिसोदिया को, जो राशन, घर घर राशन स्कीम को लेकर दिल्ली हुकूमत और मरकजी हुकूमत आमने सामने आ गई है, और मनीष सिसोदिया ने संबित पात्रा की तरफ से दिए गए बयानात का जवाब दिया। उन्होंने मरकजी हुकूमत को तनकीद का निशाना भी बनाया, और ऐसे में सवाल ये उठता है कि जो लोग उम्मीद लगाकर बैठे थे कि उनको अब घर घर राशन नसीब होगा, उन पर सीधा इसका असर पड़ रहा है, और अब ये देखना होगा कि दिल्ली सरकार इसमें क्या कुछ करती है। फिलहाल इससे पहले हम आपको सुना रहे थे कि आम आदमी पार्टी के लीडर राघव चड्ढा ने इस मामले में क्या कुछ कहा है, आइए एक बार और सुन लेते हैं। तो कानून के तौर पर किसी का कोई अप्रूवल नहीं लेना होता। एक प्रदेश के मुख्यमंत्री को अपने प्रदेश की गरीब जनता की सेवा करने के लिए, उसे राशन की होम डिलीवरी करने के लिए किसी की आवश्यकता नहीं होती अनुमति की, ना कोर्ट कचहरी की, ना केंद्र सरकार की, ना किसी की। लेकिन फिर भी हम विवाद नहीं चाहते, हम बिना बात का कलेश नहीं चाहते। हमने तो केंद्र सरकार से दसियों बार चिट्ठियां लिख लिख कर अप्रूवल ले लिए, लेकिन मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं केंद्र सरकार की, भाजपा की नीयत में कहीं कमी रह गई, क्योंकि वो गरीब की सेवा करते नहीं देख पा रहे अरविंद केजरीवाल को। इसीलिए आदरणीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को रोकने का काम बीजेपी कर रही है। मैं कहना चाहता हूं बीजेपी को कि क्रेडिट तुम सारा ले लो, तुम बोलो तो हम घर घर जाकर बोलेंगे कि ये नरेंद्र मोदी जी ने स्कीम चलाई है, लेकिन कम से कम गरीब के घर में होम डिलीवरी से राशन पहुंचने दो। गरीबों की सेवा करने से हमें। फिलहाल रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। खबर तफसील से ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। बात करेंगे दिल्ली की, तो दिल्ली के जीबी पंत अस्पताल ने 24 घंटों में ही इस हुक्म को वापस ले लिया है, जिसमें स्टाफ के मलयालम बोलने पर पाबंदी लगाई गई थी। दिल्ली के वजीर सेहत सत्येंद्र जैन ने अस्पताल इंतजामिया से मुतालिका हुक्म वापस लेने के लिए कहा है। दिल्ली हुकूमत की जानिब से इस तरह का ऑर्डर जारी करने के लिए जीबी पंत अस्पताल के एमएस को एक मेमो भी जारी किया गया है। वाज़ेह हो कि जीबी पंत अस्पताल की जानिब से एक दिन कबल ही हुक्म जारी किया गया था कि बातचीत के लिए नर्सिंग स्टाफ सिर्फ हिंदी या अंग्रेजी का ही इस्तेमाल करेगा। जीबी पंत अस्पताल के इस फरमान की मुखालिफत हुई थी। मामले ने सियासी रंग भी इख्तियार कर लिया था। ये बहुत अच्छी बात है। ये पूरा मलयाली को नहीं है, पूरा दूसरा भाषा जो बोलने वालों को ये विक्ट्री है। ये वेदर यू टेक इट बंगाली, वेदर इट इज आसामीज, जो भाषा उसकी अधिकार है बोलने के लिए, ये सबके लिए विक्ट्री है। मैं मानता हूँ उस बात को, तो इससे स्वागत करता हूँ मैं। अब देखिए, पूरा हेल्थ सेक्टर में जितना मलयाली का कंट्रीब्यूशन है, वो लोगों कोविड के टाइम में कितना मुश्किल में वो लोगों काम कर रहा है। 8 घंटा पीपीई किट पहन के वो लोग नौकरी कर रहा है। 8 घंटे की जगह में 12 घंटा नौकरी करना पड़ रहा है लोगों का। अब 3 घंटे पीपीई पहन के खड़ा नहीं हो सकता, ये लोग 8-8 घंटा कर देते और एक पीपीई किट इश्यू करते उन लोगों के लिए, और 8 घंटा उन लोगों इतना सफ़र करते, उसके बाद इस प्रकार का नोटिफिकेशन उनका मोरल डाउन करने वाली बात है। हम कांग्रेस लीडर राशिद अलवी का कहना है कि हमें एक दूसरे की जबान का एहतराम करना चाहिए। अगर एक दूसरे की जबान पर सवाल उठाएंगे तो मुल्क टूट जाएगा। जीबी पंत अस्पताल के सुपरिटेंडेंट के खिलाफ फौरी कार्रवाई होनी चाहिए। पंत हॉस्पिटल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट का ये नोटिफिकेशन, ये सर्कुलर संविधान के खिलाफ है। उनको उनके खिलाफ फौरन कार्रवाई करनी चाहिए। देश के अंदर एक दूसरे की जबानों का एहतराम करना, इज्जत करना जरूरी है।
अगर हम एक दूसरे के लैंग्वेजेस पे सवाल उठाएंगे कि आप हॉस्पिटल के अंदर ये जबान नहीं बोल सकते, ये जबान बोलनी चाहिए, देश टूट जाएगा। मुझे याद है लोकसभा के अंदर एक बार हिंदी जबान को लेकर तमिलनाडु और यूपी के एमपीज में मारामारी की नौबत आ गई थी। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें मलयालम की भी इज्जत करनी है, हमको हिंदी की भी इज्जत करनी है। मेडिकल सुपरिटेंडेंट के खिलाफ फौरन कार्रवाई होनी चाहिए। तालीम किसी भी मुआशरे की तरक्की की जामिन होती है। तालीमी व तरबियती इदारे मुआशरे के इज्तिमाई शऊर को बेदार करके तलबा व तलबात को अच्छा मुस्तकबिल फराहम करने में अहम किरदार अदा करते हैं। मालेगांव का फलाह उम्मत ट्रस्ट भी तलबा व तालबात की तरबियत कर रहा है। इदारे की नीट की कोचिंग के जरिए मालेगांव के कई तलबा व तालबात रियासत व मुल्क के MBBS और दीगर मेडिकल कोर्सेज में दाखिले के अहल करार पा रहे हैं। हमारे नुमाइंदे मोहिउद्दीन ने फलाह उम्मत ट्रस्ट के जिम्मेदारान से बातचीत की। बनने के लिए जो कोचिंग जो क्लासेस चलती हैं, जनरली मालेगांव में इस टाइप की कोई क्लास थी नहीं। जो भी क्लासेस थी वो आउट ऑफ सिटी, जैसे नासिक, बॉम्बे, औरंगाबाद, पूना सिटी में जाना पड़ता था लोगों को। मतलब इसका इंट्रेंस जो कोचिंग चलती थी और उसकी फ़ीस इतनी हेवी थी ना, लाखों में उसकी फ़ीस होती थी। तो यहाँ का जो तबका है तो वो मतलब इतनी हेवी फ़ीस अफोर्ड कर नहीं पाता था। प्लस उसके साथ में उनको लिए वहाँ पे रेसिडेंस के लिए, हॉस्टल के लिए उसका अलग एक खर्चात होते थे। तो मालेगांव में कोचिंग नहीं होने की वजह से लोग, इतनी हेवी फीस होने की वजह से उधर उनका रुझान बनता नहीं था। तो फलाह उम्मत ट्रस्ट जो है उसके ऊपर ध्यान दे के इस चीज़ को मतलब कंट्रोल किया। यहाँ पे जो हम जो चला रहे हैं, ये समझ के चलो कि 15,000 रुपये में हम लोग समझ के चलो नीट की पूरी, सिर्फ 15,000 रुपये में पूरा नीट की पूरी गाइड कर रहे हैं, दे रहे हैं। जैसे कि आप लोग बता रहे हैं कि 35 के करीब मालेगांव के बच्चे जो हैं, जो तकरीबन मुस्लिम हैं, वो MBBS में जो है वो दाखिल हो चुके हैं। और क्या मुश्किलात होती थी बच्चों को पहले, और आपने जो है उनका हल किस तरह पेश किया? यहाँ पर हमने जो पहले जैसे मेडिकल में किसी को एडमिशन लेना होता था, पहले CT था, तो CT क्रैक करने के लिए अपने यहाँ के बच्चे जाते थे औरंगाबाद, पूना, नासिक, मुंबई। अब वहाँ की फ़ीस बहुत ज़्यादा थी, और फिर दूसरा रेसिडेंस का प्रॉब्लम था, और तीसरा मेजर प्रॉब्लम ये था कि लैंग्वेज बैरियर था। मतलब वो पढ़ाने वाले टीचर कोई दूसरे स्टेट से बिलोंग करते थे, अपने बच्चे मुस्लिम होने की वजह से मतलब थोड़ा बहुत लैंग्वेज को बियर नहीं कर पाते थे। तो वो सारी चीज़ों को अपना अदारा, अपना इंस्टीट्यूट फलाह उम्मत वो पूरा कवर कर लिया कि हमने एक ही साल में तकरीबन पहले ही साल में हमने कुछ 15 के अबाउट MBBS के यहाँ से सीट चली गई। फिर ये रेशो बढ़ा और आज अल्हम्दुलिल्लाह हम इस मुकाम पर खड़े हैं कि एक साल में हमने तकरीबन 35 सीट MBBS को दी है। आप लोग जो है वो किस तरह से बच्चों को प्रिपेयर करते हैं, उर्दू मीडियम के बच्चों को, ताकि वो ज़माने से कम्पीट कर सकें? सबसे पहली बात तो ये है कि हमारे फलाह उम्मत ट्रस्ट में जो भी टीचर्स वगैरह है वो सारे के सारे बहुत एक्सपर्ट हैं, और उन्होंने बाकायदा ट्रेनिंग ली है कि भाई बच्चों को किस तरह से बेटर क्वांटिटी वाइज और क्वालिटी वाइज टीचिंग दी जाए। तो टीचर यहाँ पर जो यूज़ करता है वो बाय लैंग्वेज यूज़ करता है। मतलब अगर उर्दू मीडियम का स्टूडेंट है तो उसको उर्दू लेवल का भी समझाता है, प्लस उसी चीज़ को वो इंग्लिश लेवल में भी समझाते हैं, ताकि बच्चों को दोनों वे से चीज़ों को समझ में आए। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जो रुझान है बच्चों का, जो कि कम्पीट कर ले वो नॉन मुस्लिम स्टूडेंट से या बकिया लोगों से, तो उसमें ये है कि यहाँ पर सबसे पहली चीज़ है कि गाइडेंस का बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। बच्चों को जब तक गाइडेंस प्रॉपर नहीं रहेगा तो उनके अंदर एनर्जी ये नहीं आएगी कि भी अपने को कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में अपीयर्ड होना है। तो लिहाजा यहाँ पर टीचर जो रहता है वो दोनों लैंग्वेज से, बच्चों के लेवल से जाकर वो चीज़ों को समझाते हैं, ताकि बच्चों को उर्दू में भी चीज़ें समझ में आ जाए, प्लस उसको इंग्लिश में भी समझ में आ जाए। प्लस ख़ास बात ये रहती है कि उनको इतनी प्रैक्टिस कराई जाती है, प्रैक्टिकल प्रैक्टिस भी, थ्योरेटिकल प्रैक्टिस भी, कि वो आसानी से चीज़ों को कोप कर सके, आसानी से चीज़ों को वो क्रैक कर सके। मालेगांव जो है वो तालीमी सकाफ़ती सतह पर जो है वो मुस्लिम शहर है। उर्दू यहाँ की ज़बान है। यहाँ पर बेशतर तलबा और तालिबात जो है वो उर्दू मीडियम से तालीम हासिल करते हैं, और इसके साथ साथ जो है वो दुनिया के दीगर कौम के अफराद से जो है वो शाना बशाना होकर चलने के लिए तैयार हैं, और ये कोशिश जो है वो बहुत कामयाब हुई है। ये 3 न्यूज़ 18 मालेगांव।
राजस्थान के भरतपुर में वीकेंड लॉकडाउन के दौरान लोगों में लापरवाही देखी जा रही है। इंतजामिया लोगों से लगातार अपील कर रहा है कि लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी न करें, लेकिन लोग हैं कि समझने के लिए तैयार ही नहीं हैं। लोगों की लापरवाही का जायजा लिया हमारे नुमाइंदे दीपक ने। वीकेंड लॉकडाउन के दौरान लोगों की लापरवाही देखी जा रही है। बाजार हो या सब्जी मंडी, सब जगह लोगों की भीड़ देखने को मिल रही है। सब्जी मंडी में अभी हम खड़े हैं, हाल दिखाना चाहते हैं आपको किस तरह लोगों की जो भीड़ है। लगातार लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं। वीकेंड लॉकडाउन में लोग बिल्कुल जो है सरकार की गाइडलाइन का पालन नहीं कर रहे हैं। ऐसे में जो संक्रमण की दर है उसे बढ़ने का अंदेशा जताया जा रहा है। प्रशासन है वो भी लगातार चिंतित नजर आ रहा है, क्योंकि जिस तरह से राज्य सरकार ने छूट दी है और छूट देने के बाद जो लोग हैं वो उसका गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। लगातार बाजारों में भीड़ का दौर देखा जा रहा है। ऐसे में प्रशासन और चिकित्सा विभाग की लगातार मुश्किलें बढ़ रही हैं कि जो संक्रमण का दर घटाता हुआ ऐसा ना हो कहीं लोगों की लापरवाही से फिर बढ़ता हुआ नजर आए। ऐसे में एक बार लोगों को फिर जो है कोरोना गाइडलाइन की पालना करनी चाहिए। लगातार प्रशासन भी अपील कर रहा है लोगों से कि छूट दी है, छूट का गलत इस्तेमाल ना करें, घरों में रहें, सुरक्षित रहें, 2 गज की दूरी बनाए रखें। लेकिन लोग हैं मानने को तैयार नहीं है। न्यूज़ 18 भी लगातार अपील कर रहा है कि कोरोना संक्रमण की दर है जो घटी है, लेकिन अभी कोरोना खत्म नहीं हुआ है। ऐसे में सावधानी बरतना बेहद जरूरी है, लेकिन लोगों की लापरवाही अभी भी साफ देखी जा रही है। कोरोना वबा के दौरान बाहमी इमदाद और इन्हिसार का जज्बा मुस्तहकम हुआ है। मुल्क इस वबा से मुत्तहिद होकर मुकाबला कर रहा है। टीकाकारी के ऐलान के बाद हम बेहतर ताउन करें, जिससे हम कोरोना को मात देने की जानिब कदम बढ़ा सकें। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ रहेगा। जब तक सभी महफूज नहीं, तब तक कोई महफूज नहीं होगा। इसी सोच की बुनियाद पर हमारी मुहिम संजीवनी का मकसद ये यकीनी बनाना है कि वैक्सीन पाना सभी हिंदुस्तानियों का हक है। नेटवर्क 18 फेडरल बैंक संजीवनी गाड़ियां पूरे मुल्क में कोरोना वायरस से मुतासरा अजला में गश्त कर रही हैं। वैक्सीन की अहमियत के हवाले से बेदारी लाने की हमारी कोशिशों को आपकी तायीद की अशद जरूरत है। आइए एक नजर डालते हैं कि संजीवनी गाड़ियां किन इलाकों में हैं। खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आदाब।